अगला युद्ध जब पाकिस्तान के साथ होगा तो उसका रूप स्वरूप क्या होगा। तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि अगला दौर भारत पाकिस्तान के युद्ध का किस तरीके से हम सबको दिखेगा। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना तारुफ दे देता हूं। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। तो लगे हाथ इसको लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं लगभग हर रोज कोई ना कोई एक नया बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिफेंस के लिहाज से एक वीडियो डालता हूं। इसमें हमारे अपने देश के हथियार, हमारे अड़ोस पड़ोस में सैन्य गतिविधियों के बारे में और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप ये चैप्टर प्लेट देख रहे हैं, जैसे ये स्लाइड देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगला राउंड कैसा दिखेगा। इसके अंदर तस्वीर के ऊपर देखें तो वो आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स उड़ रहे हैं और नीचे टैंक चल रहे हैं। तो अगले युद्ध के अंदर आप ड्रोन्स को देखेंगे। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि शायद अगले युद्ध में टैंकों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सारी लड़ाई ड्रोन्स लड़ लेंगे या मिसाइल्स से पूरी लड़ाई जीती या हारी जाएगी। बहरहाल इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने सबने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखा। हमने देखा कैसे डीजीएमओज ने ब्रीफिंग दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तानी टारगेट्स को हमने टारगेट किया। हमने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल किया, हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सारे सर्विलेंसेस को जोड़कर एक साथ हमने पूरे बैटलफील्ड की पिक्चर हासिल करी और मिलकर सब ने और तजवीज़ बनाई और दुश्मन के ऊपर प्रहार करे और एक जीत हासिल करी। अब दरअसल हमने हराया पाकिस्तान को था, लेकिन उसका दर्द और उसकी धमक या तो बीजिंग में सुनाई दी या दिखी या अमेरिका में वॉशिंगटन में दिखी। अब वॉशिंगटन में जो उनकी हालत हुई वो आपको ट्रंप के बयानों से अच्छी तरह समझ आ जाती है कि वो हर दूसरे दिन वो कहते हैं मैंने लड़ाई रुकवा दी, मैंने लड़ाई रुकवा दी और वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको एक सदमा लगा है। सदमा इसलिए लगा है कि पाकिस्तान के अंदर लो फ्रीक्वेंसी के हाई क्वालिटी रडार्स अमेरिकी थी। बहुत सारा अमेरिकन इक्विपमेंट पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हों लाइक F-16, चाहे वो एमरैम मिसाइल्स हों, चाहे वो आपके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हों, ये सब अमेरिकी थे। और वहीं चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, चीन के भी एयरक्राफ्ट्स थे वहाँ पर पाकिस्तान के पास, और तुर्की के ड्रोन्स थे, तुर्की के ऑपरेटर्स भी थे वहाँ पर, चीनी भी हो सकते हैं, मालूम नहीं। तो ये सारा तंत्र पाकिस्तान के पास मौजूद था। उसके बावजूद भारत ने अपने देसी हथियारों से इन सब को शिकस्त दी। तो हारा पाकिस्तान, लेकिन शिकस्त महसूस हुई वॉशिंगटन में और बीजिंग में। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि कैसे ट्रंप भैया बौखला चुके हैं इस पूरे युद्ध के बाद या झड़पों के बाद। अब इस झड़प में हमें क्या दिखा? हमें दिखा जॉइंटनेस। सारी तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के जो जनरल्स थे, उन्होंने एक साथ मिलकर अपना दिमाग लगाया, तजवीज़ बनाई। पूरा सर्वेलेंस नेटवर्क ग्रिडेड था, एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर सबके सामने थी, इंफॉर्मेशन रियल टाइम सबके सामने थी। वहाँ पर सिलेक्शन हुआ कि हमने कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, और हमने उस तरीके से वो करी। हमने हथियार भी उसी हिसाब से चुने और उस चयन के हिसाब से हमने टारगेट्स के ऊपर प्रहार करा और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। तो ये तो रही बात इन झड़पों की। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर क्या ये वॉर था? बिल्कुल नहीं।
वॉर का मतलब है कि पूरी स्टेट मशीनरी एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तहत मोबिलाइज हो जाए और फिर युद्ध लड़े। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, ईरान और यूएस के बीच में वॉर नहीं चल रहा है, टेंशंस हैं, स्कर्मिशेस हैं, बैटल्स हो रही हैं, वो ठीक है, लेकिन वॉर नहीं है। वॉर वाले अभी सारे एलिमेंट्स आपको ईरान और यूएस के बीच में नहीं दिख रहे, लेकिन वो एलिमेंट्स यूक्रेन और रशिया के बीच में दिख रहे हैं। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में भी वो सारी चीज़ नहीं हुई, लेकिन अगर ये कहानी ना रुकती तो बिल्कुल वॉर तक जा सकती थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगला युद्ध कैसे होगा। अगला युद्ध शुरू होगा साइबर स्पेस से। साइबर वॉरफेयर होंगे, आपके इंफॉर्मेशन अटैक्स होंगे, आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके गुमराह किया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा, आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो कास्ट डिवाइड पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर जो डिवाइड है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और आपको अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। खूब सारा विदेशों से पैसा आएगा, पैसा लगेगा और बहुत अफरा तफरी का माहौल आपके घर के अंदर पैदा कर दिया जाएगा। उसके बाद शुरुआत होगी ड्रोन से। अब ड्रोन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप घर में बैठे ड्रोन बना सकते हैं। ड्रोन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाना बिल्कुल बिल्कुल पेचीदा काम है, मुश्किल काम है। तो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, और ड्रोन्स के साइजेस मैं बता दूं, एक माचिस की डिब्बी से लेकर और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर उड़ने वाला जो ड्रोन, जो नियर स्पेस में जो ड्रोन उड़ेगा और उड़ रहे हैं, जो भारत ने बनाया भी है, एयरफोर्स ने ऑर्डर भी करे हैं, तो वो मतलब एक एयरलाइनर जितना बड़ा ड्रोन, आप सोच लीजिए 4 जेट इंजन वाला जो जहाज होता है उस साइज का वो ड्रोन, जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोपेलर लगे हुए हैं और लगे होंगे और सोलर पावर से चलेगा वो, और हफ्तों तक वो हवा में रह सकता है, उसकी एक खासियत होगी। और ये छोटा ड्रोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक पेट्रोल जो पेट्रोलिंग कर रही है उसको बिल्कुल नज़दीक का कुछ देखना है, 100-50 मीटर में, या कहीं झाड़ी में कोई छुपा हुआ है तो बिल्कुल पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में से होके, और उसने कोई एक पिक्चर लेनी है या कोई आइडेंटिफाई करना है तो उस काम के लिए। तो इस लेवल के और इतने इतने साइजेस में ये ड्रोन है। ये हथियारबंद ड्रोन है जो हथियार ले जाने में सक्षम होंगे। एयर टू एयर भी है, एयर टू ग्राउंड भी है, फिर एयर से आप टेड बॉम्ब भी गिरा सकते हैं, डम बॉम्ब्स, वो भी काबिलियत है। सर्वेलेंस की तो मैंने बात कर ही ली, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कम्युनिकेशन के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना सिग्नल पहुंचाना है जो इंटरसेप्ट ना हो सके, तो आप बीम करेंगे। वो जो मैं स्ट्रेटोस्फेयर वाले जो ड्रोन की बात कर रहा हूँ उसको आप बीम करेंगे, वो रिसीव करेगा सिग्नल और जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं वो फिर उसको उसी डायरेक्शन में, उसी रिसीवर को आगे फर्दर बीम डाउन कर देगा। तो कम्युनिकेशन के लिए एंड लॉइटरिंग एमिनिशन, यानी कि आप कामाकाजी यानी कि आत्मघाती ड्रोन जो कि अपने आप को बर्बाद करके आपको बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके का ये रेंज होगा और इसकी जो काबिलियत होगी वो कोई बॉर्डर के आसपास नहीं होगी। तो अब ऐसा नहीं होगा अगली लड़ाई में कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लड़ी जाएगी। ये लड़ाई पूरे देश में और कहीं भी इसका असर हो सकता है। इसका असर चेन्नई में हो सकता है, रामेश्वरम में हो सकता है, आपका गुवाहाटी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये याद रहे कि यूक्रेन में हमने देखा 2-2 हज़ार की किलोमीटर की काबिलियत वाले ड्रोन उड़े हैं, और साइबेरिया के अंदर जो उन्होंने हमला किया था, जो हजारों मील दूर था, 10,000 किलोमीटर शायद दूर था, वहाँ पर उन्होंने कैसे किया, उसमें कंटेनर में वो ड्रोन भेजे, एआई से प्रोग्राम थे, एआई इनेबल्ड थे, और जैसे ही उस इलाके में वो कंटेनर पहुँचा, कंटेनर खुलता है, उसमें कई सारे ड्रोन बाहर निकलते हैं और निर्धारित
कमांड्स के हिसाब से वो फ्लाई करके और रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स के बॉम्बर्स तबाह कर देते हैं। यानी कि डिस्टेंस कोई इशू नहीं है, आपके देश के चारों तरफ समुंदर है, तो दुश्मन इसी तरीके के कंटेनर शिप के ऊपर लोड करके और इस तरीके का हमला कर सकते हैं। छोटी बोट्स के अंदर ड्रोन्स ले जाकर, नज़दीक जाकर उड़ाकर आपको टारगेट कर सकते हैं। आपके घर के अंदर से आपके ऊपर हमला करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगले युद्ध के अंदर आप देखेंगे कि काउंटर ड्रोन की काबिलियत जिसके पास होगी वही जीतेगा। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो झड़पें हुई, आज अमेरिका की हालत पतली है। क्यों पतली है? क्योंकि ईरान ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो कुछ हजार डॉलर्स के थे और अमेरिका ने उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया वो कई सौ डॉलर्स की थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। तो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस था। उनका ड्रोन बनाने के लिए मुश्किल से 1 दिन लगता और यहाँ पर एक मिसाइल बनाने के लिए, पेट्रियट मिसाइल बनाने के लिए महीनों गुजर जाते। और नतीजा ये हुआ कि अब यूक्रेन पेट्रियट मिसाइल मांग रहा है तो कह रहा है भाई हमारे पास है नहीं, पहले हम अपनी तैयारी करेंगे फिर हम तुमको देंगे। तो ये हालत हो गई है। तो यानी कि अगर वो आपके ऊपर 1000 रुपये का ड्रोन देता है, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए कि आप 10 रुपये में उस ड्रोन को तबाह कर दें। ये काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। तो अब आप ये इमेजिन करिए कि आपके सारे बड़े शहरों के ऊपर दुश्मन ड्रोन से हमले कर रहे हैं, तो क्या भारतीय सेना सारे देश में, हर एक शहर में, हर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एयर डिफेंस प्रोवाइड कर पाएगी? और क्या वो किफ़ायती होगा? इसका जवाब है नहीं। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी कि आप काउंटर ड्रोन कैसे सिस्टम को मैनेज करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन को उनकी काबिलियत के हिसाब से रिक्रूट करेंगे? क्या आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजिकली बहुत फास्ट हैं, अपडेटेड हैं, उनको आप रिक्रूट करेंगे टेम्परेरी बेसिस पर, उनका इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे, ये आपको सोचना होगा। फिर आप देखेंगे कि जब ये ड्रोन्स की वेव्स के बाद वेव्स चलेंगी, वो भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे और बहुत सारी मिसाइल्स चलेंगी और एक समय आएगा जब दोनों देशों में से कोई एक देश की इंडस्ट्रियल काबिलियत ये बताएगी कि क्या आप आगे का युद्ध लड़ पाएंगे कि नहीं। और मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को तुर्की से लाना पड़ेगा, चाइना से लाना पड़ेगा, यहाँ पे खटाखट अपने ही घर में तुरंत के तुरंत बनेगा। एक मैं ड्रोन की कंपनी के ड्रोन देख रहा था और उनसे बात कर रहा था, वो प्रति 6 मिनट के अंदर एक ड्रोन बनाते हैं। उनकी इतनी काबिलियत है, उनके पास इतनी महारत हासिल है, हर 6 मिनट में एक ड्रोन बना सकते हैं वो। तो आप लगाइए कि अगर उनको हेड्स अप मिल गया और इस तरीके का काम एक कंपनी कर रही है तो बहुत सारी कंपनियां, कहा जा रहा है कि करीब 250 के करीब कंपनियां भारत के अंदर ड्रोन्स बना रही हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर और कितनी स्पीड से ये ड्रोन्स बन सकते हैं। तो ड्रोन्स भी बनेंगे और जब आपको लगेगा कि अब हमने एक सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है, तब आप ये टैंकों को और जो आपकी जो रिवायतन फौजें हैं वो निकलेंगी, वो बॉर्डर क्रॉस करेंगी और अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगी। क्या हो सकता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव? वो डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन बनती है और वो सिचुएशन बनाने वाले जिम्मेदार कौन होंगे? वो हमारे भाई लोग ही होंगे, पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा है, उनको चुल रहती है। अभी भी बात कर रहे हैं कि अगर वो इंडस का पानी नहीं छोड़ा गया और एक एक बूंद उसकी रेड लाइन हो जाएगी और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं वो बेसिर पैर की। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा जज्बा आ जाएगा और वो कुछ ना कुछ ऐसी मूर्खता कर देंगे कि फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि हमने टेलीविज़न के ऊपर ये सब देखा और टेलीविज़न के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो सब देखा तो हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन
जो अगला युद्ध होगा, अगर युद्ध होता है तो, अगर ऑपरेशन सिंदूर की तरह झड़प हुई तो बात अलग है। अगला युद्ध होगा तो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ, सोनीपत, रोहतक, आगरा, ग्वालियर, इन इलाकों के अंदर भी ड्रोन्स आएंगे, टारगेट होगा। तो आप सोच के देखिए कि आपका नॉर्मल जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। गुजरात के अंदर, जामनगर के अंदर हमारे तेल के कारखाने हैं, तेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, पेनिनसुलर इंडिया में है, और चारों तरफ से पेनिनसुलर इंडिया पानी से घिरा हुआ है। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ दुश्मन कर सकता है। तो कितना ज़्यादा हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ये सतर्कता तभी कामयाब होगी जब तीनों सेनाएं एक साथ, जॉइंटनेस के साथ, एक कॉमन ऑपरेशन पिक्चर के साथ चलेंगी। और वो चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें हो रही हैं भारत की तरफ से। तो जब ये सब होगा तो आपके एयरक्राफ्ट भी आएंगे। कई लोग बोलते हैं भाई साहब अब एयरक्राफ्ट का ज़माना ख़त्म हो गया, ड्रोन्स चल रहे हैं। सॉरी, एयरक्राफ्ट चलेगा। अगर ये 2020 का मैच है तो पहले 10 ओवर के बाद, पहले 10 ओवर में ये ड्रोन चलेंगे, और बाकी के जो ओवर हैं उनके अंदर टैंक चलेंगे, जहाज़ चलेंगे, पानी के युद्ध पोतों से युद्ध होगा, और एक बहुत ही भीषण युद्ध होगा। लेकिन वो युद्ध जो है बॉर्डर पर सीमित नहीं रहेगा, वो अब आपके और मेरे घरों तक भी पहुंचेगा, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, और हमारी लाइफ के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये होगी अगली तस्वीर भारत पाकिस्तान युद्ध की। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। आपके भी कुछ अपने विचार होंगे, वो प्लीज़ आप साझा कीजिए। और मेरे को दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और भारत एक इस क्षेत्र में बहुत मजबूत मुल्क है, और भी ज़्यादा मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। और जैसा कि हमारी नीति है कि हम युद्ध शुरू नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर अगर थोपा गया तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। जय हिंद।